तो लास्ट क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को बोला था, पर मुझे काम किसी ने भेजा नहीं। मैंने इन दोनों क्वेश्चंस को दो दो बार करने के लिए बोला था। मैं एक बार ही फिर से बता रहा हूँ। जब तक बाकी लोग ज्वाइन करते हैं तब तक मैं ये दोबारा से उस दिन भी बताए थे, आज एक बार फिर बता रहा हूँ। मैंने आपसे कहा था कि ऑप्शन होती है ड्रॉअर के पास नंबर 1 retained the bill, number 2 discounted the bill, number 3 endorsed the bill, और नंबर 4 bill sent for collection। ठीक है, समझ में आई ये बात? ये चार ऑप्शन तो यस सब सर। क्लियर है ना कि ड्रॉअर के पास होती हैं। अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि रिटेन्ड द बिल एंड डिसऑनर। अगर वो बिल ड्यू डेट पे जाके डिसऑनर हो जाता है तो आखिरी में कुछ अलग एंट्री बनती है, डिस्काउंटेड द बिल एंड डिसऑनर। अब तक मैंने आपसे जो बातें की थी वो की थी कि ड्यू डेट पे जाकर बिल ऑनर हो गया, यानी कि बी ने पैसे दे दिए। अभी हम बातें करेंगे कि बिल डिसऑनर हो गया। 12,900। हाँ, ठीक है। एंडोर्स द बिल एंड लेटर डिसऑनर, बिल सेंट फॉर कलेक्शन एंड लेटर डिसऑनर। ठीक है, बात समझ गए मैं कहना क्या चाहता हूं? मैं कहने की कोशिश बस इतनी सी कर रहा हूं कि ड्रॉर ने बिल को अपने पास रिटेन किया 4 महीने के लिए, और 4 महीने बाद जब पैसे लेने के लिए ड्रॉई के पास बिल भेजा तो बी ने डिसऑनर कर दिया। सेकंड केस में ए ने बिल डिस्काउंट करवा के बैंक को दे दिया था, बैंक से पैसे ले लिए थे, और जब ड्यू डेट आई तो बैंक ने वो बिल बी के पास भेजा होगा जिसको बी ने डिसऑनर कर दिया। तीसरे केस में ए ने वो बिल सी को एंडोर्स कर दिया था अपना कोई हिसाब चुकाने के लिए, और सी ने उस बिल को अपने पास रखा होगा टिल 4 मंथ्स, या सी ने भी आगे दे दिया होगा किसी को। लेकिन जिसके पास भी वो बिल होगा एट द एंड, वो बिल बी के पास लेके गया होगा और बी ने उस बिल को डिसऑनर कर दिया, तो उसको बोलेंगे एंडोर्स्ड बिल डिसऑनर। और चौथा केस, अगर हमने बैंक को फॉर कलेक्शन दिए थे और वो बिल डिसऑनर हो गया, तब क्या होगा? तो आपके सामने ये दो क्वेश्चन है जो मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। एक बार फटाफट इसे दोबारा बता रहा हूं। ये फर्स्ट केस है और ये सेकंड केस है, ठीक है। ऑन जनवरी 1, 2016, ए सोल्ड गुड्स टू बी फॉर 30,000 and draws a bill for 4 months which is accepted by B. तो B2 सेल्स 30,000, 30,000, और एक बिल एक्सेप्ट कर लिया बी ने 30,000, 30,000। तो बी कैंसिल हो गया, उसकी जगह बी आर आ गया। ऑन द ड्यू डेट बी डिसऑनर्ड द बिल, नोटिंग चार्जेस अमाउंटिंग टू रुपीज 300 रुपए। तो ये एंट्री हो जाएगी
30,300 रुपए से। ये जो मैंने कैश क्रेडिट किया है ये नोटिंग चार्जेस हैं। नोटिंग चार्जेस हमें पे करने पड़ेंगे क्योंकि हम लोगों के पास बिल है, मतलब बिल मेरे पास है तो नोटिंग चार्जेस मैं पे करूंगा। तो मैंने कैश क्रेडिट इसलिए किया है क्योंकि मैंने नोटिंग चार्जेस पे किए हैं। नोटिंग चार्जेस का मतलब मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि आपने केस रजिस्टर करा दिया और उसके चार्जेस पे कर दिए और वो चार्जेस आप बी से लोगे, तो आपने बी को अगेन डेटर बनाया विद 30,300 रुपीज, 30,000 बिल के, 300 रुपए नोटिंग चार्जेस के। फिलहाल क्वेश्चन ने हमें यहीं तक इंफॉर्मेशन दी है तो हमने यहीं तक एंट्री की है। अभी क्वेश्चन ने ये नहीं बताया कि आगे चलकर बी ने पैसे दिए कि नहीं दिए फाइनली। अगर आगे चलकर बी ने पैसे दे दिए होंगे तो एक एंट्री बनेगी कैश टू बी, कम दिए होंगे तो कुछ बैड डेब्ट्स होंगे तो कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू बी। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। ये बुक तो एक ही बात हो रही है अभी, मतलब ड्रॉअर की बुक्स की बात कर रहा हूं मैं। अभी क्वेश्चन कहता है कि ड्रॉई की बुक्स भी बनाओ, तो अब हमें ड्रॉई बनकर सोचना है। तो ड्रॉई कहेगा मैंने गुड्स परचेज करे ए से, फिर मैंने एक बिल पेबल एक्सेप्ट कर लिया, तो ए कैंसिल हो गया, बिल्स पेबल क्रिएट हो गया 30,000 का। और ड्यू डेट पे जाके, मतलब ये एंट्री ड्यू डेट पे होगी, ड्यू डेट पे जाके बिल डिसऑनर हो गया तो ये वाली एंट्री रिवर्स हो जाएगी, मतलब बिल्स पेबल कैंसिल हो जाएगा, टू ए हो जाएगा 30,000 30,000। लेकिन यहां पर एक नोटिंग चार्जेस अलग से लॉस की तरह ट्रीट होंगे, 300 रुपए के नोटिंग चार्जेस भरने पड़ेंगे बी को। तो बी ए को क्रेडिटर बनाएगा अगेन विद 30,000 प्लस 300 रुपए, मतलब 30,300 रुपए में। समझ गए बात? ये जो लास्ट एंट्री बनाई है यस मैंने सर। दोनों की बुक्स में है, ए की और बी की बुक्स में, ये डिसऑनर की एंट्री है, ये डिसऑनर की एंट्री है। यस सर। ठीक है, यस सर। बेसिकली वही है कि थोड़ा टाइम लगता है बातों को दिमाग में सेट होने में, लेकिन आपके दिमाग में भी ये बातें धीरे धीरे सेट हो जाएंगी, क्योंकि ऊपर से हम लोग जो चीजें करते आ रहे थे अब जाकर हमारे को उससे रिवर्स करना है, मतलब हमारे को उल्टा सोचना है, क्योंकि बिल डिसऑनर होते ही बी दोबारा से हमारा डेटर बनेगा, हमेशा ये ध्यान रखना। अभी इसकी क्या एंट्री होगी? बी टू सेल परचेज टू ए, एक बिल एक्सेप्ट हुआ तो बिल रिसीवेबल टू बी और इधर ए टू बिल्स पेबल। ये तो क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, ये यस सर। तो नॉर्मल है। फिर उन्होंने बोला है ए डिस्काउंटेड द बिल विद बैंक एट 12% पर एनम, तो यहाँ पे एंट्री आ जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस डेबिट टू बी आर। पहले बी से बी कैंसिल हो गया था, अब बी आर से बी आर कैंसिल हो गया, राइट? अब मेरा सवाल आपसे यह है कि डिस्काउंट होने के बाद क्या बुक्स के अंदर बी आर नाम का कोई एसेट बचा है? नो नो सर। सर। नो सर। पॉइंट टू बी नोटेड, बी आर नाम का कोई एसेट नहीं बचा। तो जब ड्यू डेट पे जाकर बिल डिसऑनर होगा तो इस एंट्री में कहीं बी आर नहीं आएगा, इस एंट्री में कहीं बी आर नहीं आएगा क्योंकि बी आर का कोई अकाउंट है नहीं हमारी बुक्स में। आप मुझे बताओ, जब बिल डिसऑनर होगा, मैं आपसे दो सिंपल सी बात पूछता हूं, जब बिल डिसऑनर होगा मुझको किससे पैसे लेने हैं और किसको देने हैं?
सर सोच के जवाब देना। सर मेरे को बी से पैसे लेने हैं, और बैंक सर को देना। बैंक को पैसे देने हैं। तो ये डिसऑनर की एंट्री होगी बी टू बैंक, सिंपल 30-300। इससे सिंपल तरीका नहीं है बात सोचने का। आपने बोला मैंने किससे पैसे लेने हैं? बी से। सर बी। बी। तो इसका मतलब है बी को डेटर बनाएंगे। अगर किसी को डेटर बनाना है तो उसे डेबिट तो करना पड़ेगा ना बुक्स में। अगर आप यस अपनी सर। बुक्स के अंदर एक असेट को क्रिएट करना चाहते हो तो यू हैव टू डेबिट इट, और अगर उसे डिक्रीज करना चाहते हो तो यू हैव टू क्रेडिट इट, राइट। अगर मैं बी को अपना डेटर बनाना चाहता हूं तो मैं एक असेट क्रिएट कर रहा हूं ना। जी बात समझ में आई? यस। यस सर। यस सर। तो डिसऑनर की एंट्री में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, रिटेन के केस में नहीं सोचनी है वाली बात, लेकिन डिस्काउंटेड और एंडोर्स के केस में सोचनी है। और वो क्या सोचना है कि हमने किससे पैसे लेने हैं, किसको पैसे देने हैं। तो अगर मैं ए हूं तो मैंने किससे पैसे लेने हैं? बी से। किसको देने हैं? बैंक को। तो बी टू बैंक एंट्री हो जाएगी। और अगर मैंने बिल सी को दिया हुआ था और वो बिल डिसऑनर हो गया, तो अब मैंने किससे पैसे लेने हैं और किसको देने हैं? सर लेने बी से, देने सी को है। तो बी टू सी एंट्री हो जाएगी इस थर्ड वाले केस में, जो मैं अभी अभी अगले पेज पर उसका क्वेश्चन भी दिया हुआ है मैंने, मैं अभी उसकी भी बात करता हूं, पर मैं बात फ्लो में एक साथ ही कर रहा हूं, ठीक है। अब बी की बुक्स के अंदर ए तो कैंसिल हो चुका था, लेकिन बिल्स पेबल नाम की एक लाइबिलिटी क्रिएट हुई थी ना बुक्स में पहले। यस सर। क्या वो लाइबिलिटी खत्म हुई थी बी की बुक्स में? नो सर। नो सर। तो आज की डेट में जब बिल डिसऑनर होगा तो मुझे वो लाइबिलिटी खत्म करनी पड़ेगी ना। यस सर। और नोटिंग चार्जेस भी पे करने पड़ेंगे, मतलब नोटिंग चार्जेस भी यस अल्टीमेटली सर। बियर करने पड़ेंगे। और बी ये अमाउंट किसको देगा? ए। एक। तो ए को वो क्रेडिटर बनाएगा ना अपना, यानी कि 30,000 ये, 300 रुपए ये, 30,000 300 रुपए। तो यहां 30-300, यहां 30-300 इकट्ठा लिखा जाएगा, लेकिन यहाँ 30 अलग, 300 अलग और 30-300 अलग। आप देख सकते हो ये और ये सेम एंट्रीज बन रही हैं। तो बी की बुक्स हर केस में सेम ही होती है। ड्रॉअर की बुक्स अलग होती है क्योंकि ड्रॉअर के पास 4 ऑप्शन थे, बी के पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो बी की बुक्स में यही एंट्रीज होती हैं जो नीचे 3 में लिख रहा हूं। समझ रहे हो बात? हाँ या ना? यस। यस सर। यस सर। हम्म। अब ये वाले 2 क्वेश्चन देखो, स्क्रीन पे सबको दिख रहे हैं क्वेश्चन 10 और 11। यस सर। On January 1, 2016, A sold goods to be 30,000. In the books of B होगी purchase account debit to A, right? यस सर। यस सर। And draws a bill for 4 months which is accepted by B. बिल रिसीवेबल नाम का एक असेट बन गया, बी नाम का डेटर हट गया।
ओके। बी की बुक्स यस में क्या सर। होगा? बी की बुक्स में क्या होगा? सर ए टू सर ए टू बिल पेबल। यानी कि ए नाम का क्रेडिटर हट गया और बिल पेबल नाम की लायबिलिटी आ गई। ओके। यस सर। यस सर। उसके बाद क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए एंडोर्स्ड द बिल टू सी, यानी कि ए ने बिल किसको दे दिया? सी को। तो ये एंट्री हो गई सी टू बी आर। सी टू बी आर। 30,000 30,000। लेकिन बी कहेगा कि तुम किसी को भी दो, मेरे को क्या फर्क पड़ता है, मैं तो ड्यू डेट पे देखूंगा। यानी कि एंडोर्स की एंट्री बी कुछ नहीं करेगा, ना डिस्काउंटिंग की कोई एंट्री बी कुछ करेगा, राइट। यस सर। यस सर। लेकिन जब ड्यू डेट आएगी तो ड्यू डेट के ऊपर तो उसको पैसे देने हैं ना, बी ने देने हैं ना। यस सर। तो कहने का मतलब है ड्यू डेट पे बी पैसे देगा तो सिर्फ दो लोग एंट्री करेंगे, एक वो जिसे पैसे मिलेंगे, एक वो जो देगा। लेकिन अगर उसने बिल डिसऑनर कर दिया तो एंट्री मुझको भी करनी पड़ेगी। मतलब अगर मैं ए बनकर कह रहा हूं कि मुझे भी करनी पड़ेगी, वैसे मुझे नहीं करनी पड़ती, क्योंकि पैसे मुझे थोड़ा मिलने हैं, पैसे तो उसे मिलने हैं जिसके पास बिल है। डिस्काउंटिंग के केस में बैंक के पास है और एंडोर्स के केस में सी के पास है, तो पैसे तो सी को मिलने हैं ना। तो एंट्री तो सी को करनी होती, लेकिन अफसोस की बात है कि बिल डिसऑनर हो गया, और बिल डिसऑनर होते ही मुझे भी अपनी बुक्स में एंट्री करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने किससे लेने हैं, किसको देने हैं। सर लेने हम मुझे बी से और देने सी को है। कितने? सर 3,300। ठीक है, ये समझ में आ गया। मैंने बी को डेटर बनाया, सी को क्रेडिटर बनाया। इज इट क्लियर यस सर। टू एवरीवन? यस बी की बुक्स में डिसऑनर के वक्त क्या एंट्री होगी? सर बिल्स पेबल और नोटिंग चार्जेस टू 2A। सी, टू ए सॉरी। ठीक है, यस सर। क्लियर हुआ है? इन दोनों की बुक्स क्लियर हुई? यस सर। यस सर। On January 1, 2016, A sold goods to B for 30,000 and draws a bill for 4 months. B2 sales. Draws a bill for 4 months, which is accepted by B. A sent the bill to bank for collection. Bill sent for collection to BR. मतलब मेरी बुक्स में से BR नाम का असेट खत्म हो चुका है, उसकी जगह बिल सेंट फॉर कलेक्शन का नाम बुक्स में मैंने एक असेट की तरह ही लिखा हुआ है कि अभी पैसे मिलने हैं। ठीक है, यस सर। अभी बिल डिसऑनर हो गया तो मुझे किससे पैसे लेने हैं? सर बी से। तो बी से मुझे पैसे लेने हैं, तो बी को तो मुझे डेटर बनाना पड़ेगा, डेटर बनाना पड़ेगा, और मुझे बिल सेंट फॉर कलेक्शन को कैंसिल करना पड़ेगा। मतलब यूं कहें कि उसकी रिवर्स एंट्री करनी पड़ेगी, और टू कैश नोटिंग चार्जेस भी मुझे
₹300 भरने पड़ेंगे, क्योंकि केस मुझे रजिस्टर कराना होगा। बैंक तो मुझे बस बिल पकड़ा देगा, वो कहेगा कि भाई ये पकड़ लो बिल, तुम्हारा बिल वापस आ गया। हेंस मुझे बिल के अगेंस्ट केस रजिस्टर कराना पड़ेगा। ठीक है, अब बी की बुक्स में तो सेम रहेगा, परचेज टू ए, फिर ए टू बिल्स पेबल, उसके बाद बिल्स पेबल डेबिट, नोटिंग चार्जेस डेबिट टू ए। यानी कि इसने पहले ए को क्रेडिटर बनाया, फिर ए को क्रेडिटर कैंसिल करके बिल्स पेबल बनाया, फिर बिल्स पेबल को कैंसिल करके दोबारा ए को क्रेडिटर बनाया। इज इट क्लियर? यस सर। देखो, मैं इन एंट्रीज के अंदर आपको ना जानबूझकर डेबिट क्रेडिट के रूल्स बता बताकर एंट्री नहीं बता रहा, वो ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। मैं स्टोरी की तरह बोल रहा हूं, इसको डेटर बनाया, हटाया, बनाया, हटाया, बनाया, हटाया, बनाया तो डेबिट किया, हटाया तो क्रेडिट किया। समझ में आया? ठीक है, क्लियर हुआ यहां तक? यस सर। यस सर। तो अब देखो, अब यहां पर देखना, इसी एग्जांपल को लेके चलते हैं हम लोग। मैं अपने इसी एग्जांपल को लेके चल रहा हूं। ए सोल्ड गुड्स टू बी, तो ए की बुक्स में एंट्री क्या होगी? बी टू सेल्स। यहां तक क्लियर है? और यस सर। की बुक्स में एंट्री होगी परचेज टू ए। ये तो सबको क्लियर है ना? यस सर। यस सर। उसके बाद ऑन ड्राइंग एंड एक्सेप्टेंस ऑफ बिल, ये भी सबको क्लियर है? यस सर। ठीक है, सब लोगों को यहां तक तो समझ में आ गया? यस सर। ये दो एंट्रीज तो सबको याद ही हो चुकी होती हैं कि ए की बुक्स में पहले बी डेटर बना, बाद में बिल रिसीवेबल बन गया। ऐसे बी की बुक्स में पहले ए क्रेडिटर बना, बाद में बिल रिसीवेबल क्रिएट हो गया। ठीक है, फाइन। यस सर। यस सर। अब ऑप्शंस विद ड्रॉर, कि या तो बिल को रिटेन कर ले, या डिस्काउंट करवा ले, या एंडोर्स कर ले। मैंने बिल सेंड फॉर कलेक्शन का ऑप्शन यहाँ नहीं लिखा, क्योंकि वो बहुत कम देखा है मैंने एग्जाम में टीचर्स को देते हुए। अक्सर वो ये तीनों ही केसेस में से कोई भी दे सकते हैं। ठीक है, यस सर। अगर बिल Yes, को sir. एंडोर्स कर दिया गया, तो एंडोर्स की क्या एंट्री होती है? सर सी टू बी आर। अगर बिल को डिस्काउंट करवा लिया गया, तो डिस्काउंटिंग की क्या एंट्री होती है? सर बैंक डिस्काउंटिंग चार्जेस टू बी आर। ठीक है ना, मैं ऐसे ही मान लेता हूँ 30,000, 29,000, 1,000, ऐसे ही अपनी तरफ से अमाउंट लिख दी मैंने। ठीक है, और अगर यस मैंने सर। बिल को रिटेन करा, तो उसकी क्या एंट्री होती है? सर उसकी कोई एंट्री नहीं होती। बेसिकली नो स्पेशल एंट्री फॉर रिटेनिंग द बिल।
क्योंकि बिल मेरे पास है, इसका मतलब क्लियर कट है कि मैंने ये जो बीआर का अकाउंट देख रहे हो ना सेकंड वाली एंट्री में, ये एक असेट बना है सेकंड वाली एंट्री में। तो अगर मैंने बिल को रिटेन करा तो मैं अपनी बुक्स में उस असेट को कंटिन्यू करूंगा, मतलब उसे खत्म नहीं करूंगा। लेकिन अगर मैंने डिस्काउंटेड या एंडोर्स किया तो मैं बीआर को खत्म करूंगा, लेकिन रिटेन के केस में वो कंटिन्यू होता है। ये क्लियर हुआ? यस सर। क्योंकि हमें एक्चुअली दिस और दिस, मतलब हमें ये जो मैंने और बीच में लिखा है इसको ना, इन तीनों में से कोई एक सिचुएशन देखने को मिलेगी एक वक्त पे। समझ में आई बात? यस सर। अब मेरी बात का जवाब दो। इफ द बिल इज ऑनर्ड, तो यहां पे क्या एंट्री होगी? सर कैश कैश टू बीआर। क्यों? सर क्योंकि कैश आ गया और बीआर से बीआर कैंसिल हो गया। लेकिन क्यों ये एंट्री क्यों की आपने? सर मतलब कैश हमने डेबिट comes करा है, in। कम्स इन और बीआर गोज आउट। अच्छा चलो मैं पूछता हूं, यहां पे क्या एंट्री होगी? सर कोई एंट्री नहीं होगी। क्यों? यहां भी तो सर कैश है क्योंकि ना। सर क्योंकि हम सर ऑलरेडी क्योंकि बैंक से हमने बीआर डिस्काउंट दे करा दिया चुके था हैं। बैंक को, तो वो बैंक एक वो करके बोलो जो गौरीश। बी से वो खुद आप ले एक लेगा। रुको 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 रुको, गौरीश आप क्या करते? सर क्योंकि हम बैंक से ऑलरेडी डिस्काउंट करा चुके हैं, तो अब बीआर बैंक के पास है, हमारे पास तो नहीं है। मैंने यहां पर पूछा था हमने ये एंट्री क्यों की, तो उसका सर रीजन क्योंकि पता क्या बीआर बोलना हमारे चाहिए था पास था। आपको? तो सर हमारे पास है बीआर। यस, मैं सुनना ये चाहता था, क्योंकि हमने बिल को रिटेन किया है इसलिए हम एंट्री करेंगे। पैसा हमको मिलेगा बिकॉज वी हैव रिटेन्ड द बिल टिल मेच्योरिटी। अगर टीचर आपसे एक चीज पूछ रहा है कि हम ये एंट्री क्यों कर रहे हैं, तो उसका जवाब मेरे को ये मत दो कि कैश आ रहा है, ये तो मुझे ही पता आ रहा है। सवाल यह है कि आपको पहले ये बोलना है कि सर बिल हमने रिटेन किया है इसलिए कैश हमारे पास आ रहा है। यूं बोलते तो मैं कहता कि ओके। अब इस केस में आपने नो एंट्री बोली, मैंने ये नो एंट्री इसीलिए बुलवाई ताकि मैं आपको इस बात पे ला सकूं कि हमने बिल को डिस्काउंट करवा रखा था, तो बिल मेरे पास नहीं है, बिल बैंक के पास है, हेंस कैश बैंक को मिलेगा, हमको नहीं मिलेगा। वी हैव ऑलरेडी रिसीव्ड फ्रॉम बैंक, वी हैव ऑलरेडी रिसीव्ड फ्रॉम बैंक। ये एंट्री उसी चीज की तो बनाई है क्योंकि हमें पैसा मिल गया ना बैंक से पहले ही। समझ गए ना? यस सर। यस सर। सी टू बी आर, ये एंडोर्स की एंट्री थी। अब इस केस में अगर बिल ऑनर हो गया, मतलब ऑनर्ड के केस में, तो सर फिर हमारी नो नो एंट्री। एंट्री। तो वो एंट्री कौन बनाएगा फिर? सर सी। रिसीव होने की बनाएगा सी, लेकिन एंड पे होने की बनाएगा बी। हाँ, तो बी की बुक्स में मैं पे होने की एंट्री तो बना ही रहा हूं, बिल्स पेबल टू कैश इन ऑल केसेस ऑफ ऑनर्ड। मतलब ऑनर्ड लिखा हुआ है तो बिल्स पेबल टू कैश होगी बी की बुक्स में, चाहे एंडोर्स हुआ हो बिल, चाहे डिस्काउंट हुआ हो बिल, चाहे रिटेन किया हो बिल। समझ गए? बी की बुक्स बहुत सिंपल होती हैं। बी की बुक्स में इन दो के साथ या तो ये बनेगी या फिर बिल डिसऑनर होगा, मतलब या तो ऑनर होगा या तो डिसऑनर होगा। समझ गए बात? और अगर डिसऑनर होगा तो एंट्री होगी बिल्स पेबल डेबिट, नोटिंग चार्जेस डेबिट टू ए। मतलब ये इन ऑल केसेस यही एंट्री बनेगी बी की बुक्स में। ये क्लियर हो गया सबको? यस सर। ये जो चार्ट आप देख रहे हो ना जो मैं बना रहा हूं, ये आप लोगों को मैंने जो असाइनमेंट दिया हुआ है उसके अंदर ऑलरेडी बना हुआ है। आप अपने हाथ से इसको फिल कर लेना वीडियो देख के।
अभी बात को समझ लो, लेकिन अपने हाथ से ये नोट कर लेना जैसे करना चाहो, और पेंसिल से करना, ताकि अगर कुछ मिटाना पड़े, कुछ गड़बड़ कर दो तो एक बार मिटा सको। ठीक है, Yes, sir. लेकिन इसको अपने असाइनमेंट में कर लेना, क्योंकि ये ना बहुत हैंडी चीजें होती हैं, और जब एग्जाम सर पे आते हैं तो ये बहुत काम का साबित होगा। ये चार्ट आपको रिवाइज करने में बहुत हेल्प करेगा। ये पूरा चैप्टर एक ही पेज में रिवाइज हो जाएगा। समझ रहे हो बात मेरी? Yes, sir. अब बात करते हैं इफ द बिल इज डिसऑनर्ड। तो ये जो 3 बॉक्सेस हैं जो आपके सामने है, ये क्या इंडिकेट करते हैं पता है? पहला बॉक्स क्या, पहले बॉक्स के लिए क्या बोलूंगा? पहले बॉक्स के लिए बोलूंगा रिटेन्ड बिल डिसऑनर्ड। दूसरे बॉक्स के लिए क्या बोलूंगा? Discounted bill is dishonor. सॉरी, डिस्काउंटेड बिल डिस्काउंट। डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड। और थर्ड बॉक्स के लिए क्या बोलूंगा? Endorsed bill dishonor. एंडोर्स्ड बिल डिसऑनर, यानी कि वो बिल डिसऑनर हो गया जो किसी को एंडोर्स कर रखा था। ठीक है, समझ में आई बात? Yes, sir. अब मैं आपसे बहुत सिंपल सी बात पूछता हूं, वो बात सिर्फ इन 2 केसेस के लिए एप्लीकेबल है। किससे लेना है, किसको देना है? Sir, लेना B से, देना बैंक को है in the case of discounted. हेलो, हाँ अंकल जी नमस्ते। मैं ना क्लास ले रहा हूँ, बस मेरी जो 5-7 मिनट की क्लास बची है, मैं आपको कॉल बैक करता हूँ इंस्टीट्यूट में। यही अपने घर, ये विशाल और के घर पे के नीचे। ठीक है, आ जाओ। ठीक है, ये एंट्री क्लियर हुई डिसऑनर की, और ये एंट्री 30-300 से बनेगी, या 30-300, या क्वेश्चन के अंदर जो भी नोटिंग चार्जेस होंगे वो, किसी क्वेश्चन में 200 होंगे, किसी क्वेश्चन में 100 होंगे, जो भी होंगे क्वेश्चन बताएगा वो। तो समझ गए? Yes, sir. लेकिन अगर बिल मेरे पास है और वो डिसऑनर हो जाता है तो एंट्री थोड़ी अलग होती है। बिल रिसीवेबल B to डेबिट, B. सॉरी B to BR. टू कैश, क्योंकि नोटिंग चार्जेस मेरे को अलग से लिखने पड़ेंगे कैश के रूप में, क्योंकि मैंने केस रजिस्टर कराया और मैंने पैसे भरे हैं, और सेकंड और थर्ड केस में बैंक ने केस कराया है और पैसे बैंक ने भरे हैं, मुझसे ले लिए, और तीसरे केस में सी ने केस रजिस्टर कराया है और पैसे मुझसे लिए हैं और मैं बी से लूंगा, तो B2C एंट्री होगी, वहां B2 बैंक होगी। क्लियर हुआ? सर, सेकंड वाले केस में बैंक रजिस्टर करा के हमें दे देता है केस। हाँ, वो हमारे बिहाफ, एक्चुअली ये लॉ बना हुआ है कि बिल जिसके पास है ना वही केस रजिस्टर कराएगा। अब बिल बैंक के पास था तो बैंक ने रजिस्टर कराया, लेकिन बैंक तो रजिस्टर कराते ही अलग हो जाता है। मैं मेरे पैसे मैं काट रहा हूं आपके, अब आप लड़ लो, केस लड़ लो अपना। ठीक है तो सर। बैंक का कोई रोल नहीं रह जाता, मगर लॉ है कि केस तो रजिस्टर बैंक को ही कराना पड़ेगा, क्योंकि बैंक एक थर्ड पार्टी है इस केस में। ठीक है, क्योंकि बैंक ना बिना केस रजिस्टर कराए हमारे अकाउंट को छू भी नहीं सकता। वो अगर हमारे अकाउंट में से पैसे काटेगा, हम बैंक पे केस कर देंगे कि ऐसे कैसे काट लिए पैसे, लेकिन अगर बैंक ने केस रजिस्टर कराया होगा तो बैंक के पास प्रूफ है कि मैंने आपसे पैसे लेने हैं, मैं इसलिए काट रहा हूं। ठीक ठीक है है, सर। तो ये बातें बस Yes, sir. क्वेश्चन में कहीं लिखी नहीं होती, बस हमें पता होनी चाहिए, बस दैट्स इट। सिंपल बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये जो लास्ट की 2 चीजें है ना, इनको मैं अभी काट रहा हूं, ये अगली क्लास की डिस्कशन है हमारी। वैसे मैं हल्का हल्का बता देता हूँ, बात तो यहीं पे खत्म हो गई है हमारी, लेकिन मैं बता देता हूँ कि ये 2 एंट्रीज में करना क्या है। आगे चलकर ना एक्चुअली एक कॉन्सेप्ट है
अच्छा, इनमें तो कुछ नहीं पूछना ना, 1 मिनट इसे क्लियर करने जा रहा हूं। इनमें तो कुछ नहीं पूछना। हाँ सर। जितना मैंने अभी स्क्रीन पे लिख रखा है वो तो क्लियर है ना सबको? नहीं सर, सब क्लियर है सर। यस सर, आप सब लोग क्लियर ना है। इसकी वीडियो देखकर अपने असाइनमेंट में फेयर कर लेना इसको, जैसे मैं कह रहा हूं, ठीक है? मैंने पेज छोड़ रखा है। अब एक्चुअली एक कॉन्सेप्ट है आगे, रिन्यूअल ऑफ अ बिल। रिन्यूअल ऑफ अ बिल, रिन्यूअल का मतलब होता है कि बिल डिसऑनर होने के बाद ये 4 मंथ्स के बाद बिल डिसऑनर हो गया, तो हमसे ना बी ने रिक्वेस्ट करी, ध्यान से सुनना मेरी बात, बी ने रिक्वेस्ट करी कि एक नया बिल बना दो, मतलब 30,000 रुपए का एक नया बिल बना दो। नया बिल बनाने का मतलब पता क्या है? वो और टाइम मांग रहा है हमसे, वो कह रहा है कि मुझे 2 महीने और दे दो, मैं पैसे दे दूंगा। तो आप क्या करोगे? बोलो। सर दे देंगे 2 महीने को। बट सर फिर शायद कोई थोड़ा सा इंटरेस्ट वगैरह भी तो लेंगे। हाँ, हम उसे कहेंगे कि देख ऐसा है, तेरे को हम 2 महीने और देते हैं, लेकिन एक शर्त पे। एक तो ये कि इसमें से ना 30,000 में से तू 10,000 हमारे को अभी दे दे, और बाकी के 20,000 का हम एक नया बिल बना देते हैं तेरे को, उस पे भी इंटरेस्ट? लेकिन उस पे ना हम तेरे से 2 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, क्योंकि तू हमारे पैसे और लेट कर रहा है, तो हम तो इंटरेस्ट लेंगे। तो शर्त यही है कि तुझे थोड़े पैसे अभी देने पड़ेंगे, थोड़े मतलब 10-15,000 जो भी वो दे सकता होगा, और बाकी बैलेंस पे तुझे इंटरेस्ट देना हो। समझे बात? यस सर। अब यस सवाल सर। उठता है कि अगर हम इस डील को मानते हैं और वो भी मान लेता है हमारी ये वाली बात कि हाँ मैं देने को तैयार हूं, तो आगे एंट्रीज होंगी, नहीं तो फिर क्वेश्चन यही खत्म हो जाएगा। जैसे जैसे मैं ये क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, देखो ये क्वेश्चन रीड कर लो और क्लास खत्म हो जाएगी। रीज्वाइन नहीं करना, मैं ये वीडियो अभी अपलोड कर दूंगा। नहीं होगी खत्म, मेरी होगी खत्म। ये वो कितने हैं यार? अच्छा वो पानीपत से ना। अच्छा अच्छा, ये उनका आप जा कर रहे हो ऊपर, एक बार ऊपर नजर तो मारते हैं। मैं बस वो कैब बुक कर ली मैंने ना। अच्छा अच्छा, मैं काम से आया था।